गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाकलीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, राइट। ग्लोबल वार्मिंग आप बचपन से ही सुनते आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और किस तरह से अर्थ को इम्पैक्ट करती है और ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट करती है, राइट। तो दरअसल हुआ ये कि 2024 वाज द फर्स्ट ईयर टू ब्रीच द ग्लोबल वार्मिंग लिमिट। एक स्टडी की गई थी और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें ये बताया कि 2024 है वो पिछले एक दशक के जितने भी ईयर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा गर्म वाला साल है, राइट। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एंड लाइक व्हाट पॉइंट्स शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर सो दैट वी कैन यूज इन द मेंस आंसर राइटिंग एंड एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो हम सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट, आई रेड ऑलरेडी, मैंने इसके बारे में पढ़ा, देन आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वर रिटन हियर, राइट। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम समझ सकते हैं एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर एग्जाम, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया कि लाइक इस तरह क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबल वार्मिंग एंड what is the impact of global warming, right? Whether it's a positive or whether it's a negative impacts, that should be written, right? Or what efforts has been taken by the you know global governance or global governing bodies and at a national level as well, right? तो इस तरह का अगर मेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ वी विल डील। चलिए, तो इसको हम समझने की कोशिश करें, राइट। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में इसको डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? बेसिकली एक लॉन्ग टर्म हीटिंग होता है अर्थ सरफेस का, राइट। डेफिनेशन यू कैन राइट एज इट इज कि ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व्ड इन द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। प्री इंडस्ट्रियल जो पीरियड होता है उसको लाइक कंसिडर किया जाता है 1850 से लेकर 1900 के बीच, राइट। किस कारण होता है? ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है और स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स के कारण होता है कि फॉसिल फ्यूल्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो हीट की जो हीट होती है, बेसिकली हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस होती है, राइट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, राइट, मीथेन हो गई है। ये क्या है? ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो क्या है कि एकदम हीट को ट्रैप कर लेती है और इनकी क्वांटिटी लगातार हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर उसमें बढ़ती जाती है और फाइनली क्या होता है, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इंक्रीज होने लगता है, राइट। तो ये डेफिनेशन है, राइट। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, जरूरी नहीं कि जैसे इसमें लिखा वैसा ही लिखें, बट आपको एक तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या भाई, राइट। कि ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया आपको कि भाई ये मान के चलिए कि लगातार लगातार क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती है, जो हीट है उसको ट्रैप करती है, जिसके कारण जो अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लॉन्ग टर्म में, याद रखिए लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं कि भाई आज ही किया और आज ही हो गया, राइट। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरह से आपको समझना है सो दैट यू कैन बिल्ड योर पॉइंट्स, राइट। चलिए, इसी तरह से एक और फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म चेंज इन दी एवरेज वेदर पैटर्न। याद रखिए वेदर पैटर्न की बात की गई यहाँ पे, एवरेज है भी लॉन्ग टर्म लेकिन ये वेदर पैटर्न की बात की गई है, राइट, राइट। और ये क्या होता है कि दैट हैव कम टू डिफाइन अर्थ लोकल, कि लोकल लेवल पे हो सकता है, ये रीजनल लेवल पे हो सकता है एंड ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, राइट। कभी कभी बोलते हैं ना हाउ इज द वेदर ओवर देयर, राइट। तो वेदर क्या होता है? वेदर जो होता है, देखिए तीन टर्म है यहाँ पे। एक तो है वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है? ये वाला पॉइंट लिखिए, वेदर। वेदर का मतलब होता है कि डे टू डे कि किस तरह से वहाँ की जो चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ की जो वेदर है उसमें किस तरह से चेंज हो रहा है डे टू डे, उसको बोलते हैं अपन वेदर, की वेदर पैटर्न किस तरह से है। लेकिन अगर एवरेज निकालते हैं, लेट्स से कि 10 ईयर्स और 20 ईयर्स और 50 ईयर्स का हम एवरेज निकालते हैं, इसके बाद में अगर पूछते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज, राइट। सो वेदर पैटर्न फॉर लॉन्ग टर्म अगर देखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, राइट। तो कभी हम बोलते हैं ना, लाइक यू आर टॉकिंग टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ही इज रिसाइडिंग इन द यूएसए, और अगर वो यूएसए में रह रहा, तो आप कभी कभी पूछते कि हाउ इज द वेदर ओवर देयर, वहाँ पे वेदर कैसा है, राइट, हाउ इज द क्लाइमेट ओवर देयर, राइट। अगर डे टू डे अगर हो रहा है तो हम अगली जगह पूछ लेंगे कि भाई वेदर कैसा है, और अगर
बहुत लंबे अरसे से रह रहा है, कभी काफी वर्षों से वहां पे रह रहा है, बात होती है तो बोलते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसा है। ये बात समझ में आई। तीनों कॉन्सेप्ट पीटी मेंस इंटरव्यू और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तीनों पॉइंट, क्लाइमेट चेंज, वेदर और ग्लोबल वार्मिंग, इसमें डिफ्रेंशिएट करना आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट है। माइन्यूट डिफरेंस है बट इट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू। ओके, लेट मी क्लीन अप, गो अहेड। हुआ ये अभी कि एक असेसमेंट रिपोर्ट भी आई थी जिसको बोलते हैं आईपीसीसी रिपोर्ट, राइट, इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। उसकी 6 असेसमेंट रिपोर्ट आई थी और उसमें ये बताया गया था कि मेन जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का वो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन का बढ़ना, राइट। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, भाई उसको खत्म कर, कम कर दो, खत्म कर दो, रिड्यूस करो, राइट। सो रिड्यूसिंग इमिशन इज द सॉल्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। इज दैट क्लियर? एक और रिपोर्ट आई थी जो स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022, ये बोलती है कि इंडिया है जो फोर्थ वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है ग्लोबली विद रिस्पेक्ट टू यू नो इंड्यूस्ड माइग्रेशन, राइट। तो भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की चीज़ें बढ़ रही है तो हमारी जो कंट्री है वो फोर्थ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है ग्लोबली, राइट। सीसी इंड्यूस माइग्रेशन। इज दैट क्लियर? एक और रिपोर्ट लेटेस्ट उन्होंने डेटा दिया और उसी के आधार पर बोला गया कि 2024 है वो एकदम वार्मेस्ट ईयर इन द लास्ट डिकेड्स, राइट है। ये एक रिपोर्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया उसका नाम है कोपरनिकस सीसी लाइक सर्विस डेटा, जिसको C3S के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने ये बताया कि 2024 वाज द फर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री, कि 2024 है वो इतिहास में पहला एक ऐसा ईयर है जहाँ पर मीन जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अबाव चले गया, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर सेट किया गया था, राइट है। समझ में आ रही बात कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो सॉरी एरा था वो 1850 से लेकर क्या बोला गया था 1900, तो इसमें जो भी टेम्परेचर था, तो 2015 में एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्री ने ये बोला था कि प्री इंडस्ट्रियल जो टाइम है उसमें टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उससे फ्यूचर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 2024 में ऐसा हो गया है। तो इसलिए रिपोर्ट को जारी किया गया था और न केवल इंडिया को बल्कि पूरे देश को, पूरे संसार के देश को ये समझने की आवश्यकता है कि हमें कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, हमें कुछ काम करना होगा ताकि ग्लोबल टेम्परेचर है और ग्लोबल वार्मिंग है वो मेंटेन रहे, अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इसमें और भी पॉइंट बताया कि जैसे कि 1991 से लेके 2020 के बीच में जो चेंज आया था वो 0.72 डिग्री सेल्सियस का आया था, राइट। 2023 की बात करें केवल तो उसमें 0.12 डिग्री सेल्सियस के एवरेज के अबव एवरेज इसमें चेंज आया था, राइट। तो ईच ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स बोला गया कि 2015 से लेके 2024 के बीच में देखा गया ये 10 जो ईयर्स होते उसमें वार्मेस्ट ईयर हुआ, ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात की गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आती है आपको, राइट। इसमें वही सारी चीज़ें लिखी जो मैंने आपको बताई। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट है, राइट है। इम्पैक्ट देखिए अगर इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए नेचुरल देखो आप, नेचुरली क्या होगा इम्पैक्ट, जैसे कि एक्सट्रीम इवेंट्स, वेदर इवेंट्स हैं, जैसे कि हीट वेव आती है। कभी आपने सुना है कि इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी कि भाई वहाँ पे इतने सारे लोग मर गए, स्ट्रॉम आ गया वहाँ की जगह। या फिर रिसेंटली आप एग्जाम्पल लिखे ना, इसको सब्सटैंशिएट करना बोलता है आपके आंसर को, तो आप लिखिए कि वायनाड में वहाँ पे स्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड हुआ है, या फिर ड्रॉट पड़ गया, पानी बारिश ही नहीं हो रही। अगर वहाँ बारिश ही नहीं हो रही तो इट इज़ वन ऑफ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इज दैट क्लियर? इसी तरह से दूसरा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, दैट इज द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन, इसको कहा जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है ओशन का, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी वो बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो जो द क्वांटिटी ऑफ द एसिड और द क्वांटिटी ऑफ emission of the carbon dioxide is increasing rapidly in the ocean, और इसके कारण कार्बन का जो pH वैल्यू है वो कम हो रहा है, और pH वैल्यू अगर कम होता है इसका मतलब क्या है, कार्बन की जो एसिडिटी है दैट इज इंक्रीजिंग। और इसके कारण और क्या हो सकता है, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सरफेस का टेम्परेचर?
कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, और ग्रीन हाउस गैसेज से तो अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो जो हीट है अर्थ का वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर इसमें एब्जॉर्ब होगी तो भाई साहब टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यार, राइट। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा यहाँ पर, स्पेशली कोरल ब्लीचिंग जिसको बोला जाता है। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, जो कोरल्स रहती है वो क्या हो जाती है, एकदम वाइट वाइट हो जाती है, राइट, वाइट वाइट हो जाती है, और उसके कारण उनका जो कलर है वो हट जाता है। तो कोरल ब्लीचिंग होने के कारण जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है हमारा ओशन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, राइट, बिकॉज कोरल रीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम, राइट। तो दीज आर दी सम नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, राइट। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भाई अगेन क्या हो, प्रोडक्शन एंड जो जो मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और यील्ड है वो कम हो जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि यार मान लीजिए कि बारिश ही नहीं हो रही, कहीं पे ड्रॉट पड़ रहा है, राइट, और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर लैंडस्लाइड आ रही है। अगर इस तरह की चीज़ें आ रही तो डेफिनेटली वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो इम्पैक्ट होगी। अगर इम्पैक्ट होगी तो वहाँ प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा यार, कम होगा, और होगा, हो भी रहा है तो बहुत कम होगा। सो वर्ल्ड बैंक ने ये बात कही है, राइट। ये पॉइंट भी आप मीन्स पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्थ इशू होगा। हेल्थ इशू क्यों होगा? लगातार ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। दिल्ली जैसे शहर में आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन, यहाँ पे सांस लेने में इंसान को दिक्कत होती है। डिजीज होगी, स्किन होगी, किसी को डायबिटीज हो रही, किसी को बीमारी हो रही, किसी को टीबी हो रही, कुछ भी मतलब इस तरह की बीमारी है, एन नंबर ऑफ बीमारीज होगी, वो एकदम तरह से इमर्ज होगी और आपको इम्पैक्ट करेगी। पावर्टी तो होना ही है, राइट है। डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर क्लाइमेट, जिसको क्लाइमेट रिफ्यूजीज बोलते हैं, मान लीजिए कि दिल्ली में आप रह रहे हो, लेकिन पता चला कि यार यहाँ पे भयंकर तरीके से बेकार कंडीशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे भाई? नियर बाई एरिया में चले जाएंगे, एनसीआर रीजन में चले गए, फिर यूपी में चले गए, बिहार में चले गए, एमपी में चले गए, आसपास छोटी छोटा के चले गए। छोड़ो यार, क्या मतलब है, यहाँ पे जब हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप अर्निंग तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट दिस इम्पैक्ट ऑफ द changing pattern of the global warming, right? These were some points. चैलेंजेस क्या है? कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफर्ट्स, मैंने बोला था ना क्या क्या एफर्ट्स लिया है ग्लोबल लेवल पे, तो देखिए ग्लोबल लेवल पे ये एफर्ट्स लिए हैं जिसके माध्यम से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं। और रियो और समिट हुई थी 1992 में, याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा। और वहाँ पर बेसिकली 3 कन्वेंशन हुआ था, लेकिन 2 कन्वेंशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं यूएनसीबीडी एंड यूएनसीसी। दीज वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था जहाँ पे हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की थी, राइट। क्योटो प्रोटोकॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, these were the related to the emission of the greenhouse gases. Is that clear? इस तरह से कौन कौन कॉन्फ्रेंस हुई थी? क्लाइमेट फंड की यहाँ पे बात की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी पूछा था कि क्लाइमेट फंड की बात किस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, तो याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। इसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट में बात की गई थी कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम है उससे जो टेम्परेचर है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2015 में एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके बाद में COP26 COP28 हुए, COP29 एक्सेट्रा, इन सब में बात की गई थी हमको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बात करना है और इसको रोकने की कोशिश करना है, राइट। रिसेंटली देखा गया था कि डेवलपमेंट टू रिड्यूस द ट्रांजिशन टाइम क्या है, जैसे कि EU ने CBA कार्बन एक उन्होंने टैक्स लगाया था उन्होंने, ठीक है, क्रेडिट कार्बन और कुछ करके सब फुल फॉर्म में, आई एम नॉट राइट नाउ एबल टू रिकॉल इट, बट उसमें ये बोला गया था कि हम इसमें कार्बन टैक्स वगैरह लगाएंगे। कार्बन टैक्स मतलब कोई वस्तु एक देश है, स्पेशली आउट ऑफ द यूरोप से कहीं आ रही है और उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेबल वगैरह देखा जाएगा। अगर उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। मान लो कि 100 रुपये में इंडिया में बिच रही है, वहाँ पता चला कि कार्बन वगैरह का इमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं रखा इन्वायरमेंट का, तो यूरोप में जाएगी तो मान लेंगे 150 में बिच रही है, 200 में बिच रही है, तो डबल टैक्स लगा दिया, 100% टैक्स लगा दिया लोग, राइट। इस तरह की बातें हो सकती है। इसी तरह से एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला कि इंक्रीजिंग प्रेशर टू एक्सेप्ट द पिकिंग ऑफ द इमिशन का मतलब क्या होता है? तो पिकिंग ईयर्स का मतलब वो होता है, पिकिंग ईयर मतलब होता है कि इंटरमीडिएट एक स्टेज होती है जहाँ पर इमिशन को डिक्लाइन करने से पहले, नेट जीरो की तरफ जाने से पहले एकदम इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं पिकिंग ईयर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, चाइना ने बोला कि हम 2030 तक कम करेंगे, राइट है। अब चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस टू कॉम्बैट ग्रीन हाउस गैसेस, और आई वुड से ग्लोबल वार्मिंग, उसको कॉम्बैट करने में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? पहला तो ये कि डिपेंडेंसी इशू ऑन द फॉसिल फ्यूल्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। भाई हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, राइट, चार्ज, फ़ोन चार्ज कर रहे हैं या फिर
बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? या फिर इसके अलावा हम लैपटॉप, मोबाइल घर में यूज़ कर रहे हैं, कहीं हर जगह तो हम इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फॉसिल फ्यूल से आती है, और जहाँ से फॉसिल फ्यूल्स की बात होती है वहाँ की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो होना तय ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एमिशन हो रहा है, तो मेरे भाई क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी यार, हीट ट्रैप होगी, राइट? कॉन्सेप्ट अपन समझ लिए। इसी तरह से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज में अगर देखा जाए तो इंडिया वो थर्ड लार्जेस्ट में आती है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इसके अलावा जो कोप होती है ऑन दी सीसी कार्बन क्रेडिट पे, राइट, उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, उनकी बातें ठीक से जो बातें करते हैं उसको अच्छी नहीं कर पाते, तो फेल हो जाती है, तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। इसी तरह से कि लार्जर ट्रांजिशन टाइम टू क्लीन एनर्जी, कि इतना बड़ा अपन ने टाइम ले लिया, जैसे कि 2030 तक, सॉरी 2027 तक हम नेट जीरो पे जाएंगे, राइट, विद अ न्यूक्लियर पिकिंग ईयर बोल रखा है। अनक्लियर पिकिंग है, अनक्लियर मतलब पिकिंग एरिया नहीं है कि मतलब कौन से एरिया पे पीक ईयर पे पीक जाएगा, और इसके बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन का रिडक्शन में काम करेंगे, रिडक्शन के लिए काम करेंगे। चाइना ने 2060 तक रखा है, डेवलप्ड नेशन ने बोला कि हम 2050 तक नेट जीरो कार्बन की ओर जाएंगे, राइट? सो दीज वर द सम चैलेंजेस, राइट? सो आई होप मैंने इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस करने की कोशिश की और आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, राइट? सो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट जितने भी मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट है वो सारे अपने डिस्कस किए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।